अस्सलाम वालेकुम जी, यासिर शामी है। मेरी दूसरी विंडो में ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं, पाकिस्तान के माया नाज बैट्समैन, इनका मुकाबला किया जाता था विराट कोहली के साथ। इधर विराट कोहली ऊपर जा रहा था और पाकिस्तान से इनकी ऐसी परफॉर्मेंसेस थी जिनको देखकर दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े गुरुज थे, उन्होंने ये कहा कि ये लड़का बड़ी तरक्की करेगा। फिर इस शख्स को टीम से निकाल कर बाहर रख दिया गया। कभी इन पर डिसिप्लिन सही ना होने के इल्जामात लगाए गए, कभी कहा गया इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लेकिन अब के जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, खेल रहे हैं, जो वर्ल्ड कप में उनकी इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी रही, उसके बाद अगर हमें कुछ प्लेयर्स याद आए तो ही इज वन ऑफ देम। आपको टीम से निकाला क्यों गया था? डिफरेंट वजूहात बनी। एक डिसिप्लिन का जो एक स्टिग्मा था वो मेरे साथ एक जोड़ दिया गया और थ्रू आउट वो मैं उसको कैरी करता रहा। और मुझे नहीं पता है कि एज सच मैंने कौन सी ऐसी इनडिसिप्लिन चीज़ें की थी जो कि शायद बाकी दूसरे प्लेयर्स नहीं करते। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने आप से पूछूं। मैं तो ये भी मान के चल पड़ा हूँ कि कमी मेरे में ही है। डोमेस्टिक में आपकी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है और जब आप परफॉर्मेंस देते हैं फिर आपको टीम में सिलेक्ट नहीं करते। कितने रन्स किए हैं डोमेस्टिक में? मतलब 96 की एवरेज से भी 4 डे खेला है मैंने। सिलेक्ट नहीं क्यों नहीं किया? T20 कप में भी पहले 4-5 मैचों में मेरे बड़े अच्छी स्कोर थे। लाहौर को अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई करवाया है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अगर 43 की एवरेज से एक प्लेयर ने स्कोर किए हैं T20 में तो बड़े जबरदस्त है। आपको क्यों नहीं सिलेक्ट किया जाता अगर आपने इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं? वजह क्या? आपके तो दोस्त अब चीफ सिलेक्टर बन गए। कौन? वहाब रियाज। अच्छा, मेरे दोस्त। या दोस्ती का तो चक्कर नहीं है, क्योंकि ये तो यारी दोस्तियां तो टीम में थी जिसने हमें वर्ल्ड कप से बाहर निकलवाया। देखिए, जो चीज़ें सुनने में आ रही थी और जो बज़ाहिर जो रिजल्ट्स भी हमने देखे हैं और बहुत ज़्यादा वोकल चीज़ें कुछ आज कंपनीज भी सामने आई, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो था जो ये सारी चीज़ें बाहर आई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लॉबिंग होती क्यों है? और ये अब से नहीं है, ये बड़े अरसे से चलती आ रही है। बावसूख जरा ये कहते हैं कि आपको भी लॉबिंग करके निकाला गया। कौन कौन से प्लेयर्स थे? मुझे तो नहीं पता था कि टीम के अंदर रहने के लिए लॉबिंग करना भी जरूरी होती है। मेरे तो 1-2 फ्रेंड्स थे टीम के अंदर और वो लॉयल फ्रेंड्स थे मेरे साथ। जिनके साथ नाम लेंगे? शाहिद भाई थे जिनके साथ मेरा ज़्यादातर टाइम गुजरता था, उमर गुल थे जिनके साथ मेरा ज़्यादातर टाइम गुजरता था, यूनुस खान थे। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि लॉबी के थ्रू। तो जी बिल्कुल ऐसा होता है। लॉबीज़ वगैरह लोग कोशिश करते हैं कि एक लॉबी बना के चलें ताकि उनको एक दूसरे की सपोर्ट हासिल कर सकें और वो स्ट्रॉन्ग रह सकें। तो ये किस तरीके से लॉबिंग ख़त्म कैसे हो सकती है? कुछ सोल्यूशन है आपके माइंड में? क्योंकि आप उस टीम का हिस्सा भी रहे हैं और आप सिस्टम को समझते हैं क्रिकेट के। आई थिंक कैप्टन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैप्टन एक तो स्ट्रॉन्ग हो, डिजर्विंग हो, मेरिट पे हो, एट द सेम टाइम परफॉर्मर हो और फिर उसके साथ सपोर्ट हो और उसका विजनरी हो। आई थिंक एक लीडर जो होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है क्रिकेट के अंदर। विराट कोहली के साथ आपका कंपैरिजन किया जाता था कि आपकी शक्ल भी मिलती है, उसके साथ परफॉर्मेंस भी मिलती है, तो वो एक दुनिया है क्रिकेट का एक लेजेंडरी प्लेयर बन गया। सब अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं और ये जो टफ टाइम्स आप पे पर आते हैं वो आई थिंक लर्निंग्स होती हैं, उससे सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये सारी चीज़ें हैं और हमारे माशरे में क्रिकेटिंग स्किल्स के अलावा भी चीज़ें काउंट करती हैं। लॉबिंग, आई थिंक दैट्स ये खाली टीम के अंदर एक लॉबी नहीं होती। जो बाहर ये जो एक्स प्लेयर्स बैठे होते हैं वो भी एक लॉबी होती है और उनके साथ भी बना के रखनी पड़ती है। सुना है विराट कोहली आपका बड़ा बेस्ट फ्रेंड है? नहीं, बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। काबिल इज्जत है मेरे लिए वो और कभी मुझे कोई एडवाइस चाहिए होती है बिल्कुल मैं उनसे मांग लेता हूँ। गपशप होती है? जी, थोड़ी बहुत। और इसके अलावा और कौन कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनके साथ आपकी दोस्ती हैं? केविन पीटरसन हैं, क्रिस गेल हैं, वॉटसन के साथ मेरे बड़े अच्छे टर्म्स थे जब वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेल रहे थे। विराट के साथ बड़े रिस्पेक्टफुल टर्म्स हैं और वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो मालिक हैं नदीम उमर साहब, उन्होंने चंद दिन पहले उमर अकमल साहब और आपके बारे में एक बात की और उनका ये कहना था कि इन प्लेयर्स में डिसिप्लिन नहीं है जिसकी वजह से हम इनको पिक नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे? वो हालांकि मालिक हैं उस टीम के, उन्होंने पिक भी नहीं किया आपको। मुझे नहीं पता उनको किसने मशवरा दिया है कि इस टाइम पे जब मैंने रिटायरमेंट दी हुई है तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई बात तो होगी। इस तरह का उन्होंने आके जब बयान दिया है वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। जिनकी बातें सुनते हैं वो कोई खातिर ख्वाह मशवरे उनको देते नहीं है और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम हम कहाँ पे छोड़ी थी और कहाँ पे आ गई है। डिसिप्लिनरी एक्शंस वहाँ पे या मेरे जो एक्ट्स थे कभी भी मेरी क्रिकेट के अलावा और किसी चीज़ के लिए नहीं थे। मैंने तो हमेशा क्वेटा के लोगों की बात की,
मैंने हमेशा क्वेटा के बच्चों की बात की। शुरू में भी टीम में था, मैं यही मशवरे देता था कि हमारी टीम में क्वेटा के बच्चे होने चाहिए, ये क्वेटा की टीम है, जो वहाँ के पश्तून है मुकामी। जी, हमें चाहिए कि उनके लिए कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, उनके लिए उनकी जो ग्राउंड्स हैं डेवलप करें, जो उनके स्टेडियम्स हैं, हमें चाहिए उनके लिए कोई ऐसी प्लानिंग्स करें कि जो वहाँ के बच्चे हैं वो ग्रूम हो और हम उनको टीम में लेके आएँ। ये किससे करते थे बात? ऑफ कोर्स ऑनर्स और मैनेजमेंट से अक्सर जी अक्सर बात होती थी। तो शुरू में जब पहले दूसरे सीजन थे तो वो तो बात को हेलो हाय करके टाल देते थे। जब मैं इसके बारे में ज़्यादा वोकल हुआ तो मुझे लगता था कि लोग ऑफेंड हो रहे हैं मेरी इस बात से, लेकिन मैंने कभी भी ये बात करना छोड़ी नहीं। ऑफेंड हो रहे हैं? क्वेटा बलोचिस्तान हमारे एक मुल्क का हिस्सा है। मुझे तो लगता है उधर के नौजवानों का ज़्यादा हक है, और वो मतलब जिस तरीके से वो हमारे मुआशरे का वो वाला पिसा हुआ नौजवान तबका है जिसकी तरफ ना बदकिस्मती से हमारी हुकूमतों ने, ना हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, और ना ही किसी विजनरी बंदे ने उसके बारे में बात की। देखिए टीम तो क्यों ऑफेंड होते हैं? आई डोंट नो, लाइक टीम तो क्वेटा की थी ना, और क्वेटा की टीम की वजह से हम सबको इज्जत थी। हमारा फर्ज बनता था कि हम उनके लिए कुछ करें। आज दिन तक देख लें कि हमने क्वेटा के लिए टैलेंट भी है, हमने क्वेटा के लिए कुछ भी नहीं किया। हम लोग जब क्वेटा जीत के गए चौथे सीजन में, जब मैंने 5 इनिंग्स में 5-50 किए और हम जीते, जिस तरह का इस्तकबाल उन्होंने किया क्वेटा में, पूरा क्वेटा बार था। जिन लोगों ने यहाँ सारा हमारा अरेंजमेंट्स की थी, वहाँ भी मैंने नदीम भाई को मिलवाया, आसिम भाई से मिलवाया और वहाँ खड़े होके बात की, आसिम बाजवा साहब से। सर ये चीज़ें हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हमारी टीम कुछ करना चाहते हैं जी, तो हम कुछ करना चाहते हैं क्वेटा के लिए। नदीम भाई है तो वो बहुत एक्साइटेड थे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा आसिम भाई ने कि जो हम लोग आपके लिए कर सकते हैं हम खुशी से करेंगे। और उन्होंने जितनी एक्साइटमेंट हमें दिखाई है, मेरे ख्याल से अगर उससे थोड़ी सी भी हम एफर्ट कर लेते तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे हो सकती थी। किसकी तरफ से नहीं हुई? ऑब्वियसली एक देखिए हमें ही करनी चाहिए थी ना, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नहीं, आपने तो कर दी। जो क्वेटा की टीम के जिसके हाथ में है, जो ऑनर्स हैं, वही करते हैं ना ये सारी चीज़ें। अच्छा, उन्होंने मैं तो नहीं कर सकता। अगर किया होता तो वो हमें सामने नजर आ जाता। आप देखें कि कितने 7 सीजन हो गए हैं, क्वेटा के कितने प्लेयर्स खेलते हैं हमारी टीम में, 1-2 खेले और जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिली हैं वो बिल्कुल इक्का दुक्का मैचेस वाली हैं, और फिर कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं करते। देखें परफॉर्मेंस तो अगर मैं 2 मैच में नहीं करता तो फिर मुझे भी निकाल दें। अगर ये बातें मेरी किसी को बुरी लगती हैं, इस बात से मेरा डिसिप्लिन ख़राब होता है, तो वो ये बात जान लें कि मैं तो क्वेटा के लोगों के बारे में बात करना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं रिटायरमेंट देना ज़्यादा पसंद करता हूँ। खाली ये वजह नहीं है, वजूहत और भी हैं, दैट्स वन ऑफ देम। लेकिन मैं रिटायरमेंट दे के साइड पर होने की ज़रूर समझता हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं ये चाहूँगा कि मेरी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं उससे पीछे हटूँ। आई थिंक क्वेटा और बलूचिस्तान दे डिज़र्व मोर। ये उनकी टीम है, उनके प्लेयर्स आने चाहिए, उनका ग्राउंड स्टेडियम डेवलप होना चाहिए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, और सारी चीज़ें जो एक फ्रेंचाइज को करनी चाहिए वो हमें उनके साथ करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज तक देखने को नहीं मिली। जनाब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो नदीम उमर साहब हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर हैं, इन्होंने उनके आगे बात रखी कि जो नौजवान है क्वेटा के, बलोचिस्तान के, उनके क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए, मुकामी खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाना चाहिए। अहमद भाई ये बता रहे हैं, लेकिन नदीम उमर साहब की तरफ से किसी किस्म की कोई जो है वो एक ठंडी हवा नहीं आई, और इसी वजह से वो इनके अगेंस्ट हुए। और अगर इस तरह की कोई बात है, नदीम उमर साहब, ये हमारे पाकिस्तान का बड़ा पिसा हुआ तबका है नौजवानों का, और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और टैलेंट है। आपको ज़रूर इस पर कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए। अगर आप देना चाहें, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। लेकिन अहमद भाई, अगर आपने उनकी आवाज़ बुलंद की है तो मुझे लगता है पूरे पश्तून नौजवान तो फिर आपके साथ खड़े हैं। नहीं, देखिए ये बातें ऐसी होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये बाहर आके की जाए। तो फिर ये लिबादे क्यों होने में? लेकिन टीम खरीदी है 10-10, 12-12 करोड़ रुपए की, और क्वेटा का नाम यूज़ कर रहे हैं, और लोगों की एफिलिएशन होती है कि यार ये क्वेटा की टीम है, हमारे बलूचिस्तान की टीम है, तो कम से कम फिर उनको भी तो थोड़ी सी वो उन लोगों के लिए, या वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, मुकामी खिलाड़ी हैं, उनके लिए मोहब्बत होनी चाहिए। मैं हूँ या नहीं हूँ, आज भी टाइम है कि आप ज़रूर सोचें उसके लिए, क्वेटा के लोगों के लिए ज़रूर। आसिम बाजवा साहब की प्रेजेंस में आपने नदीम उमर साहब से ये सारी बातें कही थी। मैंने जब उनको मिलवाया था, और वो आसिम बाजवा साहब बहुत खुश थे, और वो कह रहे थे कि मेरे से जो सपोर्ट चाहिए मैं हाजिर हूँ। इनफैक्ट यहाँ तक आलम तक कि वो लोग फ़ोन कर कर के पूछते थे कि बताइए कि कुछ कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं। तो यहाँ से जब कोई जवाब नहीं दिया तो लोग इतने फारिग भी नहीं है कि इनको फ़ोन करके यही कहते जाएं कि आए हमारे लोगों, हमारे बच्चों, बलूचिस्तान के लिए, बच्चों के लिए कुछ करें।
पीएसएल से रिटायरमेंट आपने क्यों दी? ये तो बड़ा एक अचंभे की बात है कि आप पीएसएल से रिटायरमेंट देते हैं। सारी ज़िंदगी हमने यही सुना है कि फलां शख्स ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी, T20 से दे दी, वनडे से दे दी। तो ये पीएसएल की तारीख में मेरे ख्याल पहले खिलाड़ी हैं। कोई खुशी से तो देता नहीं है, डेफिनेटली रीजंस हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये राइट टाइम और राइट प्लेटफॉर्म है उस रीजंस को रिवील करने के लिए। रीजंस तो हैं, बताऊंगा तो सही, लेकिन सही टाइम पे सही मैं आपके आगे एक सपोजिशन रखता हूँ। अगर आपको दोबारा से पीएसएल का ब्रांड बनाने का एक मौका मिले, बतौर खिलाड़ी आप इसमें क्या एडिशंस करेंगे, क्या चीज़ें माइनस करेंगे, एक नया पीएसएल का ब्रांड देना आप? अगर मेरे हाथ में हो, जिस तरह आपने कहा है कि पीएसएल 1 स्टार्ट हो जाए दोबारा से, कोशिश करूंगा कि मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स में ना जाऊं। आई थिंक मेरे करियर का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल था क्वेटा की तरफ से खेलना। जितनी परफॉर्मेंसेस मैंने वहाँ पे दी हैं, अगर आप अर्ली जो पहले 2 सीज़न 3 सीज़न निकाल के देख लें, किसी भी और फ्रेंचाइज के लिए दी होती तो उन्होंने मुझे सर पे बिठा के रखना था। तो फिर आप गए क्यों? आई डोंट नो, ये मेरे हाथ में नहीं था, उन्होंने मुझे पिक कर लिया प्लैटिनम। कोई चांसेस नजर आते हैं पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम में आपकी शमूलियत के, सिलेक्शन के? मेरा कैंप में नाम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान टीम। तो मेरा पाकिस्तान कैंप में नाम है और पीएसएल की किसी टीम में नाम नहीं है। पाकिस्तान टीम में आना मुश्किल है, या उन 25 लड़कों में आना मुश्किल है, या जो है ना इतने सारे प्लेयर्स जहाँ सिलेक्ट होते हैं वहाँ आना मुश्किल है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ सर, पाकिस्तानी टीम में आना ही सबसे तो मुश्किल। अभी 3 दिन पहले मेरा कैंप में नाम अनाउंस हुआ है और मैं 4 दिन पहले, अब आपको देखेंगे 4 दिन पहले पीएसएल अनाउंस हुई है जिसमें इतने प्लेयर थे, वहाँ मैं नहीं था और पाकिस्तान के कैंप में मैं हूँ। सो यू टेल मी कि ये क्या वजह हो सकती है? मुझे तो नहीं पता। ये तो फिर कोई फेवरेटिज्म ही है या कोई कान भराई की कोई रस्म होती है, जिस तरह जूता छुपाई की शादियों पर होती है। तो मुझे तो इस तरह का लगता है। खैर, जिन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं किया वो अपने जवाब दे सकते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। बाबर आजम और विराट कोहली का बहुत मुकाबला किया जाता है। अगर इन दोनों प्लेयर्स में कोई मुवाजना किया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसकी कौन सी चीज़ अच्छी है, इसकी कौन सी बुरी है, कैसे डिफाइन? ये देखिए, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। विराट कोहली का मुवाजना आप किसी से नहीं कर सकते। मैं बाबर आजम से भी नहीं, किसी से नहीं कर सकते। जिन ऑपोजिशंस के खिलाफ वो क्रिकेट तो आपके साथ भी तो मुवाजना होता नहीं, गलत करते थे ना। अच्छा, बड़ी ये आपके ज़र्फ की बात है कि आप नहीं बनता नहीं बनता। आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, उनके स्टैट्स देखें। 2 तरीके होते हैं क्रिकेट खेलने के। एक होता है आप चुप चुप करके सारे की सिंपैथीज बटोर के खेल जाते हैं। एक होता है आपने मैच डाला होता है पूरी दुनिया से। जिसने मैच डाला होता है ना, उसको अननेसेसरी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। तो उसने सारी दुनिया से मैच डाल के खेला और उसने मेक श्योर किया कि उस पर बैड पैच भी ना आए। मुझे ये लगता है कि बाबर आजम जो है वो इनसिक्योर है थोड़ा सा। वो मतलब बैटिंग एंड से, हालांकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है और सारी दुनिया उसकी एडमायरर है और हम भी उसके फ़ैन हैं, लेकिन एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन आउट ऑफ 10 कितने नंबर देंगे? उनको कोई 6 इवेंट्स मिले जो वो टाइटल नहीं ले सके। देखिए, टाइटल के लिए आपको कैप्टनसी मिलती है, अदरवाइज बायलैटरल सीरीज के लिए तो टीम्स नहीं बनती है ना। एज अ बैटर वो बहुत अच्छे हैं और अल्लाह करे कि उनकी भी थोड़ी सी फॉर्म में हल्का फुल्का डिप है, अल्लाह करे वो उससे ओवरकम करें और पाकिस्तान के लिए विनिंग स्ट्रीक में, जिस तरह पाकिस्तान चाहता है, जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, उस तर्ज के साथ रन्स बनाए और पाकिस्तान को मैच जितवाए। अहमद शहजाद साहब से हमने क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू की है और ये एक बड़ी ज़बरदस्त फाउंडेशन भी बनाने जा रहे हैं। शाहिद अफरीदी टाइप फाउंडेशन बनने जा रही है, क्या करने जा रहे हैं? मेरी भी फाउंडेशन होगी इंशाल्लाह। मेरा पिछले 6-7 साल से ख्वाब है कि मैंने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। वो ख्वाब अब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मंजर आम पे उसको लेके आएंगे। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं उस फाउंडेशन के तहत तो हम अपनी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। थैंक यू सो मच। और फाउंडेशन ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड होने लगी है, तो आपसे प्लीज़ गुजारिश है कि मेरी फाउंडेशन को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, बिकॉज वो थॉरली इस मुल्क के लिए होगी और अच्छे कॉज के लिए होगी। अहमद शहजाद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, ये कितना गलत कह रहे हैं, ये कितना दुरुस्त कह रहे हैं, इसका फैसला आपने करना है। आप जज हैं, हमने इनका मुकदमा आपकी अदालत में रख दिया है। मजीद किसी बड़े प्लेयर के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे और उसकी दिल की बातें जो हैं वो आप तक डायरेक्टली पहुंचाएंगे। तब तक अपने मेज़बान यासिर शामी को पाकिस्तान के लेजेंडरी अहमद शहजाद साहब के साथ इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।